Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 1, Block 4, MPCE 013, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है, बाकी 2 पार्ट्स और आपको मिलेंगे एंड इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे. सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर मोर डिटेल्स. सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी विद चिल्ड्रन. अभी तक हमने सीबीटी पढ़ा था एडल्ट्स के साथ, हमें पता है एडल्ट्स को कैसे ट्रीट करते हैं. तो अब हम जानेंगे क्या बच्चों के साथ जब हम ट्रीट करते हैं बच्चों के ऊपर भी सीबीटी सेम लगाई जाती है कि अलग लगाई जाती है. ऑफ कोर्स फ़र्क होना चाहिए क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेजेस बच्चों की अलग होती है, एडल्ट्स की अलग होती है. तो जब सीबीटी हम बच्चों के साथ लगाते हैं तो इसका जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन मीन्स जो इसमें हम लॉजिक यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में, वो हम थ्योरी बिहेवियरल साइंस, सोशल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इमोशनल डिसऑर्डर्स, इन सब में जो भी हमें दी गई है, डाटा दिया गया है, उसको भी हम यूज़ करते हैं जब हम सीबीटी बच्चों के साथ अप्लाई करते हैं. सो जो भी हम इंटरवेंशंस यूज़ करते हैं उनमें कुछ इंटरवेंशंस ऐसे होते हैं जिनका मेन आइडिया ये होता है कि बच्चों में जो भी डिसऑर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं उनका जो कॉज होता है और जो उसको ठीक करने के तरीके हैं वो बच्चे के कॉग्निशंस पे बेस्ड होता है. यानी कि बच्चा किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस करता है, बच्चा कैसे परसीव कर रहा है चीज़ और कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहा है. सो कुछ हमारे इंटरवेंशंस उस साइंस पे बेस्ड है कि बच्चे का कॉग्निशन कैसा है एंड उसके कॉग्निशन की वजह से ही उसका कॉज है, उसके डिसऑर्डर का जो चाइल्डहुड में उसका डिसऑर्डर है उसका रीज़न भी वही है और उसको मेंटेन भी उसी तरह से किया जाएगा. सो मेन एम यही होता है कि बच्चे का कॉग्निशन ठीक कर दो, ऑटोमेटिकली बच्चे का डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा. कुछ इंटरवेंशंस ऐसे होते हैं जो फोकस करते हैं बिहेवियरल मैकेनिज्म्स पे. यानी कि अगर बच्चे के बिहेवियर में चेंज ला दिया जाए तो बच्चा नॉर्मल हो जाता है, बच्चे की जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सकती है. नाउ फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस से रिलेटेड वो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड पेरेंट ट्रेनिंग. सो कुछ टेक्निक्स जो बिहेवियर थ्योरी पे बेस्ड है, जिस जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बच्चों के लिए, वो है जैसे कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो गया. उस उसको करने से पहले कॉग्निटिव अप्रोचेस हमें यूज़ करनी पड़ेगी. यानी बच्चे की सोच बदल दो, बच्चे का बिहेवियर बदल जाएगा. तो बिहेवियर मॉडिफिकेशंस में क्लासिकल एंड ऑपरेंट री की जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा हम क्लासिकल कंडीशनिंग करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग करते हैं और इसमें उन्हीं कंडीशनिंग में हम फिर री की बात करते हैं. यानी कि अगर आपको कोई रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट चाहिए, रिक्वायर्ड बिहेवियर चाहिए है, सो आप उसको रिवार्ड कर दो. तो वो जो ऑर्गेनिज्म या इंसान है वो उस चीज़ को बार बार रिपीट करेगा क्योंकि उसको ये लगेगा कि ऐसा करने से उसको ज़्यादा रिवार्ड मिलता है. तो दैट इज़ क्लासिकल एंड ऑपरेंट री. सो उस तरह से हम रिवार्ड एंड पनिशमेंट प्रिंसिपल से बच्चों में बिहेवियरल मॉडिफिकेशन ला सकते हैं. तो बहुत सारे जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स है बच्चों में, जैसे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया, उसमें भी फिर फोबियाज हो गया, ओसीडी हो गया, कंडक्ट प्रॉब्लम्स हो गए, अर्ली डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो गए जिसमें बच्चे का स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, यू इन्यूरेसिस होता है. इन्यूरेसिस मतलब बेड वेटिंग जो बोलते हैं हम बच्चों की, ये वाली चीज़ें आती हैं. सो ये सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं जो हम इससे ठीक कर सकते हैं. तो जो भी प्रॉब्लम बिहेवियर होता है ना, जो बार बार होता है, सो हमें ये देखना होता है कि वो क्यों हो रहा है, उसके उसके कंसिक्वेंसेस क्या है. तो प्रॉब्लम बिहेवियर तभी बार बार होता है जब उसके कंसिक्वेंसेस जो होते हैं ना, उससे बच्चे को कोई रिवार्ड मिल रहा हो, उसको कुछ फ़ायदा हो रहा हो, तब वो ज़्यादा कर रहा होता है उस चीज़ को. सो आपको ये नोटिस करना है पहली चीज़ कि प्रॉब्लम बिहेवियर जो है ना, उसके होने से पहले के क्या सिचुएशन है और उसको होने के बाद उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं. सो पहले एंड बाद की सर्कमस्टेंसेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा एंड उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. उसके एनवायरनमेंट कैसा था उस इवेंट के होने से पहले, इवेंट होने के बाद में कैसा एनवायरनमेंट था, एंड देन कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं जब ये इंसिडेंट होते हैं या वो बिहेवियर बार बार रिपीट होता है. तो वो कौन कौन सा पैटर्न है जो आप नोटिस कर रहे हो, एंड उस
और रेस्पॉन्सेज उस बच्चे को क्या मिल रहे हैं उस बिहेवियर से। सो वो चीज़ें, क्या बच्चे को जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो उसके बिहेवियर को सपोर्ट करता है। तो ये वाले जो चीज़ें होती हैं ना छोटी-मोटी, जो जैसे हम सीआईडी भी ऐसे ही करते हैं, तो उसी तरह की चीज़ें हमें भी आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ती है कि आगे और पीछे की कौन-कौन से इवेंट्स हैं और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या उसको क्या बेनिफिट हो रहा है बच्चे को। नेक्स्ट इज़ जो इंटरवेंशंस है, वो इस तरह से हमें प्लान करनी चाहिए कि बिहेवियर पैटर्न जो है उसमें जो रिवार्डिंग कंसिक्वेंसेस है ना वो रिड्यूस हो जाए। मतलब अगर बच्चे को उसमें कोई रिवार्ड मिलता है उस बिहेवियर को करने से, तो उस रिवार्ड को आपको कम करना पड़ेगा। और जो प्रो सोशल बिहेवियर है उसको एनहांस करना पड़ेगा बच्चे का। प्रो सोशल मतलब जो अच्छा बिहेवियर है उसको आपको ज़्यादा रिवार्ड करना पड़ेगा। उसमें आपको तो बच्चा क्या करेगा, जहाँ पे उसको लगेगा कि हाँ, ये करने से मुझे ज़्यादा रिवार्ड मिलता है और मैं गलत बिहेवियर कर रहा हूँ तो मुझे जो पहले रिवार्ड मिलता था वो बंद हो गया। सो उसकी साइकी पे ये फ़र्क यही पड़ेगा कि वो अच्छी चीज़ें ज़्यादा करेगा और बुरी चीज़ें कम करता जाएगा। सो ये चीज़ हम पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं एंड उसका जो बिहेवियर है ना उसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्कूल में कैसा है, घर पे कैसा है और उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। कौन सी चीज़ों को हम इंक्रीज़ कर दें, कौन सी चीज़ों को हम डिक्रीज़ कर दें। सीवियरिटी जो है प्रॉब्लम की वो कितनी है, कितनी बार होती है, कौन सी सर्कमस्टेंसेस में ज़्यादा होती है। ये वाली चीज़ें हम पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे कि पेरेंट को एनकरेज करना चाहिए कि अगर बच्चा ज़्यादा टेंट्रम शो कर रहा है या आउटबर्स्ट शो करता है, गुस्सा दिखाता है, तो वो आप बिल्कुल रिएक्ट ना करें। बिल्कुल न्यूट्रल रहें, कुछ भी, कोई नो रिएक्शन। क्योंकि बच्चों को मज़ा आता है जब वो देखते हैं कि उनको अटेंशन मिल रहा है या कुछ कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है, मतलब नॉर्मल जो होती हैं चीज़ें उससे हट के कुछ हो गया है, चाहे वो गुस्सा हो चाहे हैप्पीनेस हो। अगर उसके टेंट्रम्स या हरकतों से कोई भी रिएक्शन आता है तो बच्चे को वो रिवार्ड की तरह बच्चा लेने लगता है। तो अगर बिल्कुल एनकरेज ना किया जाए उस सिचुएशन को, तो वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगती है। सो ये हम, और उसका जो प्रो सोशल बिहेवियर है, जो एक अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर है, उसको अचीव अगर करवाना चाहते हो तो बच्चे को एनकरेज किया जाए। उसको सो उससे क्या होगा, अगर उसको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अ, उसके अच्छे काम करने पर उसको अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो वो कनेक्ट कर जाएगा, कंडीशनिंग हो जाएगी उसकी। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब जब ट्रीटमेंट का फोकस जो होता है हमारा बिहेवियर पे तो होता है, हमें ये भी देखना है कि ट्रीटमेंट सेशन में उसका इंटरेक्शन किस तरह का है थेरेपिस्ट के साथ। और जो हमारे सेशंस होते हैं ना वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए और हम बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर सके। तो आपका अगर स्ट्रक्चर्ड सेशन है, स्ट्रक्चर्ड मतलब कि आपने फुल प्रूफ प्लानिंग की हुई है कि किसके बाद क्या चलेगा, किसके बाद क्या चलेगा। सो उन सेशंस में आप बच्चे के साथ रोल प्ले कर सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं कि ये बिहेवियर इन है, ये बिहेवियर आउट है ना। सो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि चाइल्ड पेरेंट का गेम अगर आप करते हो तो थेरेपिस्ट डायरेक्ट कर सकता है पेरेंट्स को कि अब उनको कैसा बिहेवियर मॉडिफाई करना है, बच्चे में का कैसा बिहेवियर चेंज में अपने बिहेवियर को चेंज करना है, सो दैट बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाए, बच्चा जिस तरह से रेसिप्रोकेट कर रहा है वो चेंज हो जाए। तो पेरेंट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है और आजकल तो बिहेवियरल अप्रोचेस में बहुत ज़्यादा यूज़ भी होने लगी है। ये डेवलप हुई थी, वेबस्टर स्ट्रैटन ने स्टार्ट की थी 1993 में। उन्होंने जो पेरेंट्स हैं, या तो उनको ग्रुप में या इंडिविजुअली हम ये ट्रेनिंग दे सकते हैं। और ये ब्रीफ टेक्निक सेशंस ही होते हैं, यानी कि 8 से लेके 12 सेशन तक ही होते हैं। ज़्यादा 12 से ज़्यादा सेशंस नहीं देते हम इसमें। और इसमें हम पूरा करिकुलम प्रिपेयर करते हैं। हर एक सेशन में एक पूरे प्लान्ड वे में सेशंस होते हैं जिसमें सिखाया भी जाता है, वीडियो क्लिप्स भी दिखाए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि पेरेंट चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट किस किस तरह के होते हैं और उसको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, क्या वर्क करना चाहिए उसके ऊपर। उसके अलावा होमवर्क एक्सरसाइजेज भी होती है। फिर उनको कुछ थेरेपीज में ये भी सिखाया जाता है कि किस तरह से एक रियल लाइफ जो सिनेरियो है उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये भी हम सिखा सकते हैं। सो ऐसी स्किल्स हम फैमिली एनवायरनमेंट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भी दे सकते हैं। सो इनिशियल जो सेशंस होते हैं ना उनका फोकस यही होता है कि पॉजिटिव इंटरेक्शन जो है बच्चे एंड चाइल्ड के, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, वो हम सेट करने की कोशिश करें। कोई मे बी कोई प्ले करवा रहे हैं आप,
और उसमें आप देखें कि किस तरह का इंटरेक्शन है एंड उसको कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है। तो बिहेवियरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्टिव अटेंशन, री सो ये कर सकते हैं एंड देन होमवर्क के टास्क दे सकते हैं। फिर जो कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होते हैं ना हमारे, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, फिर निगोशिएशन, किसी टास्क टास्क दिया है उसमें निगोशिएट करना, देन इमोशनल रिकॉग्निशन, ये वाली चीज़ें कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होते हैं। सो इसके ऊपर भी हम वर्क करवा सकते हैं एंड सिखा सकते हैं कि किस तरह से आपको नोटिस करना है एंड कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर वर्क करना है। इनके ऊपर थोड़ा और डिटेल आगे भी बताऊंगी मैं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ही ख़त्म कर रही हूँ अभी। इंडिविजुअल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक और थेरेपी है जो अगेन बिहेवियर नाम आ गया, सो उसके बेसिस पे है। तो जो सीबीटी मॉडल होता है ना, इसमें चाइल्डहुड इमोशनल डिसऑर्डर्स बेसिकली जो होते हैं वो कॉग्निटिव बायसेस की वजह से आते हैं। बच्चों में जो इमोशनल डिसऑर्डर आप देखते हैं आजकल के बच्चे जल्दी से सेंसिटिव हो जाते हैं, जल्दी से परेशान हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, उनको एंजाइटी होने लगती है और टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं हर बात पे उनको, या फिर बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? सो इसमें कॉग्निटिव बायसेस का ये बहुत बड़ी रोल है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे बच्चे के जो बिलीफ है ना वो फिक्स्ड होते हैं, उनका एजम्पशंस जो होते हैं वो डिसफंक्शनल होते हैं, वो किसी और चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं एंड देन उनके जो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं अबाउट द वर्ल्ड, खुद के बारे में या दूसरों के बारे में, वो भी कुछ अलग होते हैं, डिसफंक्शनल होते हैं। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ें होती है एंड देन उसकी वजह से क्या होता है, उनके डिसफंक्शनल मूड स्टेट्स हो जाते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस आने लगता है, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आने लगती है। ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं अगर उनका कॉग्निटिव बायसेस हैं उनमें। तो अब हम ठीक कैसे करें? हमें ये तो पता चल गया कि वो उसका बिलीफ सिस्टम गलत है, वो दुनिया को किसी और चश्मे से देख रहा है। अब क्या करें? तो इसमें सीबीटी जब हम बच्चों के साथ यूज़ करते हैं, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है एंगेजमेंट, दूसरा होता है फॉर्मुलेशन, तीसरा होता है लर्निंग न्यू स्किल्स एंड फोर्थ है अप्लाइंग चेंज स्ट्रेटजीज। सो सबसे पहले एंगेजमेंट, तो मतलब थेरेपिस्ट और चाइल्ड का जो रेपो है वो सेट करना बहुत ज़रूरी है ना? सो जब एक बार ये आपका रेपो सेट हो गया तो फिर आप बच्चे के साथ बैठ के, बच्चा ओपनली आपको बता सकता है कि मैं इस तरह से सोचता हूँ, ये करता हूँ। जब बच्चे ने बता दिया तो हम बच्चे का कॉग्निशन चेंज करने की कोशिश करते हैं और उसको न्यू स्किल्स सिखाते हैं। और जब न्यू स्किल्स वो सीख जाता है तो फिर वो नई नई स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकता है उन सिनेरियोज में जहाँ वो पहले कुछ और यूज़ करता था, बिकॉज उसका कॉग्निशन अलग था। सो अब सबसे इसमें इन्होंने फिर डिटेल में बताया कि कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो आपको ये पता चला कि क्या पूरा अ, जो हमें करना है उसको हम जानेंगे। हमारा जो सेंट्रल चीज़ होती है इसमें वो ये होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शेयर्ड कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्मुलेशन। ये बहुत ज़रूरी है। वही जो बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया कि बच्चा अपने बारे में शेयर करेगा, बात करेगा, ये बताएगा। देन प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चा किस तरह से सोचता है, किस तरह से वो महसूस करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम बच्चे के अकॉर्डिंगली क्या है। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चे की प्रॉब्लम है कि बच्चा किस तरह से सोच रहा है। तो हमें उसके अकॉर्डिंगली, वो किस तरह से सोचता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन करते हैं। और वो जो प्रॉब्लम है वो किन किन सिचुएशंस में आती है हम उसको भी लिस्ट डाउन करते हैं। फिर हम ये भी लिखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स सिचुएशन के बाद कितनी बारी आ रही है, वो प्रॉब्लम कितनी बार रिकर होती है एंड देन कितनी सीवियर होती है वो प्रॉब्लम। जब हमने ये वाला काम डन कर लिया, हमने सीवियरिटी देख ली, फ्रीक्वेंसी देख ली, सिचुएशन भी नोट डाउन कर ली, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम प्रॉब्लम को किस तरह से उसको हायरार्कियली सीक्वेंस में लिखेंगे। मतलब हम उसको ग्रेडिंग करेंगे अब उन प्रॉब्लम्स की, कि सबसे मेजर प्रॉब्लम कौन सी है एंड सबसे माइनर प्रॉब्लम कौन सी है, एंड कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सोल्यूशन उनके पास है, और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको वो कोप करना नहीं जानते। सो ये हम बच्चे के साथ बैठ के कर सकते हैं, इवन पेरेंट्स के साथ भी बैठ के कर सकते हैं। तो जो बिहेवियरल टेक्निक्स हैं उसमें हम ये भी देखेंगे कि वो कैसे कर रहा है बच्चा, एक्टिविटी उसकी किस तरह की है। फिर हम ये बिहेवियरल टेक्निक्स में हम रिवार्ड की भी बात करते हैं। किस चीज़ को रिवार्ड करेंगे? जो पॉजिटिव चेंज आया है
और किस चीज़ को हम नोटिस भी करेंगे, जहाँ पे चेंज की ज़रूरत है वो भी हम नोटिस करेंगे। सो बिहेवियरल टेक्निक्स में हम सीबीटी को भी यूज़ करते हैं बेसिकली। सिर्फ बिहेवियरल टेक्निक्स चेंज करने से फ़ायदा नहीं होता जब तक कि बच्चे को रीज़न ना पता चले कि वो चेंज क्यों होना चाहता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ सीबीटी सेशंस की अगर हम बात करें, जब हम बच्चे के साथ सीबीटी सेशंस कर रहे हैं, तो एक तो इसका ये बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, दूसरा इसमें थेरेपिस्ट का बहुत एक्टिव रोल होता है। कभी कभी थेरेपिस्ट को जहाँ पे अप्रोप्रिएट है वहाँ सेल्फ डिस्क्लोजर भी करना पड़ता है, मे बी कहानियाँ बना के या अपनी खुद की रियल लाइफ स्टोरी बता के, एंड देन साइको एडुकेशन देनी पड़ती है। कोलैबोरेटिव अप्रोच है ये एक तरह की, एंड इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं जिसको करके हम बच्चे में चेंजेस ला सकते हैं। तो हमारा जो फोकस होता है ना, वो यही होता है कि हर एक सेशन में कुछ ना कुछ नया चेंज लाया जाए, एंड जब वो चेंज आ जाए तो वो डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया जाए, जनरलाइज किया जाए उसको। जैसे कि प्रैक्टिस, जब ये होता है एंगर एंड एंग्जाइटी मैनेजमेंट की जो स्किल्स है ना, उसको हम पहले थेरेपिस्ट अपने हम मतलब थेरेपिस्ट ना अपने साथ बिठा के रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करके पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनाएगा एंड उसकी प्रैक्टिस कराएगा कि एंग्जाइटी मैनेजमेंट कैसे करना है, एंगर मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारी स्किल्स। फिर होमवर्क भी दिया जाएगा इस पे, और एक रिकॉर्ड कीपिंग टास्क भी रखा जाएगा जिसमें बच्चा हर बारी नोट डाउन करेगा कि सिचुएशन क्या थी और उसने किस तरह से बिहेव किया। तो उस तरह से वो नोटिस कर सकता है कि कहाँ पे फॉल्टी बिहेवियर एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पे फॉल्टी थॉट प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है। सो इनिशियल एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो फोकस होती है हमारे कोर स्किल्स को डेवलप करने में। जैसे इमोशनल रिकॉग्निशन, इमोशंस किस तरह के हैं, देन थॉट्स को सेपरेट करना खुद से, है ना, वो थॉट जो आया है वो बच्चा नहीं है, वो एक सिंपली थॉट है, इस तरह से उसको डिटैच करना खुद से। एंड देन फीलिंग्स एंड एक्शंस को नोटिस करना, फिर एक्टिविटी मॉनिटर करना, फिर डायरी कीपिंग करना। ये सारी चीज़ें हम इसमें कोर स्किल्स हैं जो हम सब में, जिसको भी सीबीटी अप्लाई करते हैं हम, इवन एडल्ट्स पे भी जब हम अप्लाई करते हैं तो हम ये चीज़ें नोटिस करवाते हैं, उनको बोलते हैं कि अपने इमोशन को रिकॉग्नाइज करो, एंड देन उस थॉट को जो आया है उसको अपने से सेपरेट करो, फिर चेक करो कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको क्या अलग से समझ में आ रहा है, वो चीज़ें नोटिस करो। तो इससे क्या होता है, इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है इससे पहले कि वो पैनिक अटैक में चेंज हो जाए चीज़ें या बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ जाए। उससे पहले ही ये चीज़ें नोटिस करना होता है एंड डायरी में मेंटेन भी करना है कि कौन कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। सो इस तरह से वो मॉनिटर कर सकता है। सो अब सिमिलरली जब हम बच्चे के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, उसके इमोशनल स्टेट्स को रेगुलेट करवाना चाहता है, तो बच्चे को समझना ज़रूरी है कि वो कब इन स्टेट्स में चला जाता है, उसकी क्या एबिलिटी है, वो कितना मेंटेन कर पा रहा है, कितना मॉनिटर कर पा रहा है, कितना वो अपने इंटरनल स्टेट्स को नोटिस कर पा रहा है। कई बच्चे नहीं कर पाते, उनको समझ ही भी नहीं आता कि कैसे पता लगाऊं कि उसको अब गुस्सा आ जाएगा, है ना। कई बच्चे पता लगा लेते हैं। सो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बच्चा कितना इंडिपेंडेंट है, कितना डिपेंडेंट है अपनी एबिलिटीज़ पे, ये सारी चीज़ें। नाउ जो एक्टिविटीज़ है जो जो सपोर्ट करती है इन चीज़ों को चेंज करने के लिए, उसको भी हमें फॉर्मुलेट करना पड़ता है। एंड देन इसमें हम बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव टेक्निक्स जैसे कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रोल प्लेइंग, एक्सपोजर, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स, टेस्टिंग द एविडेंस फॉर बिलीफ, ये वाली चीज़ें भी हम बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं। सो दैट अब देखो, रिलैक्सेशन टेक्निक तो होती है कि बच्चे को काम करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या प्रॉब्लम को किसी और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था। अगर प्रॉब्लम बच्चे के सामने आई है तो क्या उस प्रॉब्लम के कोई और भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है, और सबसे बढ़िया वाला सॉल्यूशन कौन सा है, और विदाउट फीलिंग पावरलेस वो क्या इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो ये वाले पर्सपेक्टिव्स बच्चे को दिखा सकता है। देन रोल प्लेइंग मतलब अगर जो वो सपोज किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ मिसबिहेव करता है, बुली करता है किसी को, सो अब उसको उस बच्चे की जगह पे खड़ा कर दो, एंड देन खड़ा कर दो इन द सेंस आप एक रोल प्ले कर सकते हो, वो बच्चा आप बन जाओ, वो बच्चा वो बन जाए और आप ये वाला बच्चा आप बन जाओ, एंड देन आप उसको बुली करके दिखाओ कि कैसा लगता है जिसके साथ बुलिंग हो रही होती है। सो इस तरह से बच्चे को चेंज आ जाता है। देन एक्सपोज, अगर सपोज बच्चे को फोबिया है, सो वो सपोज लिजर्ड से डरता है, तो पहले उसको बच्चे को फोटो दिखाओ, एंड देन धीरे धीरे उसको
पार्क ले जाओ, उसको पूरी कार्टून्स दिखाओ कि ये देखो ये पूरी लाइफ है, फादर मदर उसका बच्चा, लिजर्ड वाली पूरी फैमिली दिखाओ। तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा बच्चे को जब एक्सपोजर होगा ना तो उसको अफेक्शन आएगा, सो वो जो डर है ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, सो दूसरे तरीके से सोचने लगेगा। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंटेशन हम कर सकते हैं, तरह तरह से बिहेवियर्स चेंज सिखा सकते हैं उसको। एंड देन जो भी वो सोचता है, जिस तरह से सोचता है उसको भी हम एविडेंस पूछ सकते हैं कि आप किस तरह से सोचते हो, क्या आपको लगता है कि ये बात सच है, तो सच है तो मुझे कुछ एग्जांपल बताना, ऐसे करके तो वो बच्चे सीखते हैं ना। लिमिटेशन क्या है सीबीटी की? इसकी लिमिटेशन नंबर वन ये है कि बच्चे को लेके आया जाता है, बच्चे अपनी मर्जी से नहीं आता। एंड फिर अगर बच्चा अपनी मर्जी से नहीं आया तो ऑब्वियसली उसके साथ कोलैबोरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा क्रिटिकल चीज़ होती है। फिर वो प्रॉब्लम जो बिहेवियर प्रॉब्लम है ना उस पर भी वर्क नहीं करेगा, उसको ये लगेगा कि मुझे तो ज़बरदस्ती धक्के मार के लाया गया है, मैं क्यों काम करूँ। बच्चा तभी काम करना चाहता है जब उसको लगता है कि ये अभी क्रिटिकल नीड है, उसको ये बिहेवियर चेंज, कोई भी चीज़ चेंज करने की उसकी ज़रूरत है, उसको ज़रूरत, जब वो बच्चा खुद मानता है कि उसको करना है, तभी तभी चेंज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सेकंड लिमिटेशन ये है कि बच्चे की जो एबिलिटी होती है ना कुछ चेंज करने की, वो डिपेंड करती है केयर टेकर्स पे, क्योंकि बच्चा भूल जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों में लग जाता है। तो थेरेपी में तो ज़रूर करेगा, लेकिन जब बाहर जाएगा, घर जाएगा तो वो नहीं करेगा। सो वो चीज़ केयर गिवर्स या पेरेंट्स का काम होता है कि वो देखते रहें कि बच्चा इस पर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको बार बार उस पर रिकॉल करवाना उसे। थर्ड इज़ बच्चे का जो इंटरेस्ट और स्टाइल है ना इंटरेक्शन का, वो हो सकता है उसके लिए ठीक है, उसको वो, लेकिन जो हम थेरेपेटिक मेथड बता रहे हैं, क्या वो उसको ठीक लग रहा है, करना चाहता है, वो विलिंग है उतना करने के लिए। फिर कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो बच्चों के ऊपर अप्लाई होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो एडल्ट्स पे अप्लाई हो सकती हैं और बच्चों पे नहीं हो सकती है। जैसे कि जो यंग बच्चे होते हैं उनकी जो थिंकिंग और एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना वर्ल्ड के बारे में या दूसरों के बारे में, वो हम प्ले वे में ही रिवील कर सकते हैं, जबकि जो एडल्ट्स है वो आके हमें नरेट करके बता देते हैं ना अपने वर्ड्स में कि मैं इस तरह से सोचता हूँ। बच्चे सिर्फ दो ही तरीके से बता सकते हैं, तो स्टोरी टेलिंग या फिर गेम प्ले के थ्रू ही बता सकते हैं। तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता है करने का, हम सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते बच्चों से जो हम एडल्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। फिर फाइनली एक लास्ट जो पॉइंट है, थ्री पॉइंट हो गए, ये फोर्थ पॉइंट होगा फाइनल वाला, जो सीबीटी का इंटरवेंशन है ना, वो पार्टली रिलाई करता है कि जो जिसका भी कॉग्निटिव स्टेट्स हैं वो डिस्टॉर्टेड है, उसको हमने इफ़ेक्टिवली चैलेंज किया है कि नहीं किया है ना। सो होता क्या है, सपोज़ बच्चे में डिस्टॉर्शंस हैं, लेकिन बच्चा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उसमें डिस्टॉर्शन है, फिर आप क्या करोगे? तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि वो क्यों, मतलब ये बताया जा सकता है लेकिन आप में वो टैलेंट होना चाहिए। फिर जो चिल्ड्रन है उनमें आप ये भी देखेंगे कि वो ना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं इस चीज़ को, जो भी आप उसको बताओगे ना कि ये मॉनिटर करना है, आपको ये बिहेवियर मॉनिटर करना है, या आप के जो इंटरनल स्टेट्स है उसको नोटिस करना है, नोट डाउन करना है, वो प्रैक्टिस इतना नहीं करते, उनको इंटरेस्ट नहीं आता इन चीज़ों में। सो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। नाउ वर्किंग विद पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे, हम पेरेंट्स के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। सीबीटी को पहले माना जाता था कि सिर्फ बच्चे के साथ करना है, फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व नहीं करना, बट अब जो पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स का इन्वॉल्वमेंट है ना वो बहुत ज़रूरी हो गया, उनका जो रिलेशनशिप है बच्चे के साथ वो इसमें वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे में चेंज नहीं आएगा अगर पेरेंटल बिहेवियर चेंज नहीं होता। सो जो केयर गिवर होता है उनके साथ जब आप वर्क करते हैं तो ट्रीटमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, बच्चे में जल्दी रिजल्ट आपको दिखाई देने लग जाता है। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जो है उस वो इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव कर देगा ट्रीटमेंट की। सो बहुत अप्रोचेज़ है सीबीटी की, जहाँ पे हम बच्चों के साथ जब वर्क करते हैं तो पेरेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में डाल सकते हैं, जैसे कि वो फैसिलिटेटर की तरह आ सकते हैं। फैसिलिटेटर की तरह आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो एज अ सपोर्टिंग इंडिविजुअल की तरह इस थेरेपी में इन्वॉल्व होंगे बच्चे के साथ, और थेरेपिस्ट को ओकेजनली वो मिलते रहेंगे, एंड जब भी बच्चे की जो इंडिविजुअल थेरेपी चल रही है उसके बारे में पता लगाते रहेंगे। दूसरा वो दूसरी तरीके से कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं,
को थेरेपिस्ट बन के। तो इसमें जो पेरेंट है ना, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे एंड बच्चे की जो न्यू स्किल लर्न हो रही है उसमें सपोर्ट करेंगे, और मे बी वो बिहेवियरल फीडबैक एंड रिवार्ड्स वगैरह का प्रिंसिपल भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे के साथ। देन जो पेरेंट्स हैं, अगर वो क्लोजली कोलैबोरेट करेंगे ना थेरेपिस्ट के साथ, जो भी सीबीटी की टेक्निक्स हैं उस पे बैठ के डिसाइड किया जा सकता है, आसान हो जाता है, क्योंकि थेरेपिस्ट के पर्सपेक्टिव अलग है एंड देन पेरेंट का अलग होता है। जब पेरेंट वर्क कर रहा है बच्चे के साथ घर पे, तो पेरेंट को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ वर्क करेगी और कौन सी नहीं करेगी, इसीलिए पेरेंट का साथ में थेरेपिस्ट के होना ज़रूरी होता है। और दूसरा, पेरेंट एज अ क्लाइंट भी आ सकता है। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स के खुद के अपने इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो बच्चों पे इम्पैक्ट छोड़ देता है और बच्चे में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो इंडिविजुअली भी वो एज अ क्लाइंट आके ट्रीटमेंट ले सकता है एंड अपनी डिफ़िकल्टीज से कोप कर सकते हैं पेरेंट। सो ये भी हो सकता है। देन अगर हम बात करें तो ये एज अ फैमिली अप्रोच भी पेरेंट्स आ सकते हैं, इंडिविजुअली भी आ सकते हैं सेशंस के लिए। बच्चे को भी ऐसे ही फैमिली अप्रोच के फॉर्म में भी आप भेज सकते हैं एंड इंडिविजुअली भी भेज सकते हैं। तो वो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो सीबीटी में सारा ओवरऑल इमोशनल एंड बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ जो आती है ना, वो कैसे मैनेज करें अपने आप से, वो यहाँ पे आके सीख सकते हैं सीबीटी में। सो उनको ये हम ऑफ़र कर सकते हैं कि किस तरह से खुद के इमोशनल एंड बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ को वो हैंडल कर सके, और जब खुद के कर लेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे के भी कर ही पाएंगे। सो पेरेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट रोल्स प्ले कर सकते हैं बच्चे के ट्रीटमेंट में। सो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना फैमिली मेम्बर्स की इस रिलेशनशिप में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो किस तरह से पार्टिसिपेट करे इसमें, फैसिलिटेटर बन के करे, को थेरेपिस्ट बन के करे, या इंडिविजुअल सेशन लेके करे। लेकिन ज़रूरी होता है जब बच्चे को आपको चेंज करना है, तो कभी कभी फैमिली मेम्बर्स को भी आना पड़ता है। एंड टेक्निकली देखा जाए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो पेरेंट्स का भी सेशन लेना ज़रूरी होता है। अगर वो ले लें तो बच्चे में भी आप चेंज देखेंगे। तो पेरेंटल रोल्स जो होते हैं वो डिसरप्टिव भी हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्लैक्सिबल नहीं है, पेरेंट्स अगर ज़्यादा फ्लैक्सिबल नहीं है रिलेशनशिप में, बच्चा ज़्यादा ओपनली उनके साथ नहीं खुल रहा है, तो आप सडन चेंजेस की एक्सपेक्टेशंस ना रखें। और अगर सडन चेंज बच्चे में आप लाएंगे ना, तो बच्चा और ज़्यादा परेशान हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ठीक होने के लिए। तो बच्चों के साथ पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियोज़ को बाकी लोगों के साथ। और कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।